नायरा की आंखें जो लाल हो रखी थी, जिसे अंश ने देखा तो था, मगर अवॉइड करते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे जैसे अभी उठाने वाले होते हैं, तभी नायरा अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, खुद उठ सकती हूँ मैं। और वो जैसे ही खड़ी हुई थी, उसके पैर में अजीब सा दर्द उठ जाता है। वो तुरंत ही हल्का सा झुकते हुए कहती है, आह, एक तो मुझे बेड पर ही रहने के लिए बोल कर गए थे, मेरे पूरे पैर में नस चढ़ गई है। अंशु उसकी हालत देखते हुए पूछते हैं, तो अब मैं क्या करूं? तुम चल पाओगे या फिर उठा कर ले जाना पड़ेगा? नायरा अंश को घूरते हुए कहती है, आपसे तो कुछ बताना ही बेकार है। दिमाग ना आपका हमेशा घास चढ़ने जाता है। नस चढ़ती है तो पैर को मसाज देना चाहिए। खैर मैं आपसे नहीं कह रही, मैं खुद कर लूँगी। वही अंशु 2 कदम पीछे होते हुए कहते हैं, मैं कर भी नहीं रहा हूँ। ये जो भी ड्रामा है इसे करके तुम बाहर निकलो मेरे कमरे से। और हाँ, ध्यान से, कोई आसपास ना रहे तब बाहर निकलना। अब जाकर के नायरा को मौका मिलता है और वह हंसते हुए कहती है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको बचाने की कोशिश करूंगी? मैं तो चाहती हूँ कि सब लोग देखें कि आपने किस तरह से मुझे कैद करके रखा था, और अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं खुद जाकर के चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया है। वहीं अंश पीछे मुड़ते हुए नायरा की तरफ बहुत ही ध्यान से देखते हुए बोलते हैं, और तुमने कल रात जो किया मेरे साथ, बताऊँ मैं सबको? किस तरह से तुम भागने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद किस तरह से तुमने लैंप उठाकर मेरे सर पर मारने की कोशिश की। तुम्हें पता है तुम खूनी हो। और अगर ये बात बाहर निकली कि तुम अंश मल्होत्रा का खून करने जा रहे थे, मेरे वही घर वाले जिसे तुम अपना दुखड़ा बताओगी तुम्हें जेल भेज कर आएंगे। जाना है? ये सुनते ही नायरा जो अपने पैर को अच्छे से अपने हाथ से मसाज देते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ कुछ नहीं बताऊंगी, और आप भी मत बताइएगा। वह यहाँ से कहते हैं, मुझे किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है तुम्हें परेशान करने के लिए कि मैं अपनी बात को किसी और को बताने चाहूँगा। हो गया अभी नज़दीक तो निकलो यहाँ से। वहीं नायरा भी जल्दी से गेट को खोलती है और अगल बगल देखते हुए तुरंत ही वो बाहर की तरफ निकल जाती है। वो जैसे ही बाहर निकले थे अंशु आकर के दरवाजे को अंदर से लॉक करते हैं, और अभी उनका हाथ जो कि हैंडल पर ही था, न जाने क्यों उनका हाथ उसी पर ठहर गया था और वो कुछ सोचते हुए पीछे की तरफ मुड़ गए थे। जैसे ही अंश यहाँ पर पहुंचे थे, नायरा ने जो भी कुछ बोला था, अब वो सारी बातें अंश के दिमाग में दोबारा से घूमने लगी थी। एक तरफ जहाँ अर्जुन और अनु का रिश्ता इतना प्यार और इतना गहराई से मजबूत बनता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अंश और नायरा का ये रिश्ता जो कि सिर्फ मजबूरी के बिहाफ पर टिका हुआ था। दोनों मजबूर थे, एक तरफ नायरा और दूसरी तरफ अंश। नायरा की मजबूरी तो समझ में आ रही थी, लेकिन अंश के दिमाग में ऐसी क्या बात थी जो उन्हें परेशान कर रही थी, ये अब तक अंश ने कभी जाहिर नहीं होने दी। वो अंश जो 2 कदम आगे बढ़ते हुए मिरर पर अपना हाथ टिकाते हुए खुद से सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या हो गया तुझे अंश? याद नहीं आ रही अब उस लड़की की? पर ऐसा कैसे हो सकता है? जब जब किसी ने तुझे उसको भूलने के लिए कहा तो हमेशा एग्रेसिव हो जाया करता था। अरे थेरेपिस्ट को कितना मारा था तूने इसकी वजह से। जब उसने जब उसने बहुत ही प्यार से तुझसे कहा कि उस लड़की को धीरे धीरे भूलने की कोशिश करो। कुछ दिन पहले तक तो मैं उसके लिए पागल था, और अब अचानक से मेरे दिमाग से गायब हो गई वो लड़की। और फिर उनके दिमाग में कोई और ही चलने लगता है, जिसे वो परेशान होकर के ज़ोर से अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, और वो आफत, वो तो मेरे दिमाग पर जैसे अपना घर बसा लिए। तो मेरे रूम का क्या घटिया हालत करके गई है वो। तुम रुको बेटा, तुम्हें तो मैं अंश मल्होत्रा का रुतबा दिखाऊंगा, वो भी बहुत ही आराम से। उसके बाद जो तुम रोने वाली हो ना जिंदगी भर। नहीं, एक मिनट, मुझे उसके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बतानी। और फिर से वो खुद को शीशे में देखते हुए कहते हैं, मुझे मैं उसके बारे में बात ही क्यों कर रहा हूँ? नहीं अच्छी लगती है वो मुझे, एक नंबर की घटिया किस्म की लड़की है वो। और फिर वो भी वार्डरोब के पास जाकर के अपने कुछ कपड़े को लेते हैं और वॉशरूम में नहाने के लिए निकल जाते हैं। तरफ नायरा जैसे ही बाहर की तरफ निकली थी, सावित्री जी, शालिनी सब आकर के उसी को घेर लिए थे। वैसे तो गायत्री जी अपनी बहू में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थी, लेकिन नायरा को इस तरह सादा कपड़े में देख करके वो भी हैरान होते हुए कहती हैं, ये सब तो तुमने कल पहना था, तुम थी कहाँ बेटा? नायरा जो पीछे मुड़कर एक बार अंश के कमरे की तरफ देखती है, जिससे दूर खड़े अर्जुन तो समझ गए थे कि आखिर मामला क्या है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं। और वहीं वो अनु के पास जाकर धीरे से उसके फोrehead पर किस करते हुए कहते हैं, मैं अपने घर जा रहा हूँ, अब शाम को मिलेंगे।
और फिर वो उसके हाथ की तरफ देखते हुए कहते हैं, अपनी उंगली तैयार रखना, इसे मेरा करना है तुम्हें। वही अनुज कहती है, हाँ काट कर लेते जाइए ना मेरी उंगली, क्यों छोड़ रहा है। वही अर्जुन जिसका गाल खींचते हुए कहते हैं, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा तुम्हें लेकर जाऊंगा, यू जस्ट वेट एंड वॉच। वही अर्जुन जो अपने घर की तरफ निकल गए थे, गायत्री भी आकर के नायरा के गाल पर हाथ रखते हुए कहती हैं, जाओ जाकर के तैयार हो जाओ तुम भी, अनु के साथ तुम्हें भी तो स्टेज पर जाना है ना। वही नायरा अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, जी। स्टाफ जो आकर के नायरा को अपने साथ लेकर जाती हैं, जहाँ पर भी इस वक्त अनु तैयार हो रही थी उसी कमरे में, और उसे कपड़े देकर के नहाने के लिए भेज दिया गया था। अभी उसको सिर्फ कुछ अंदर के लेयर के कपड़े दिए थे, जिसे वो नहा करके पहनकर बाहर आती और फिर उसको सजाना शुरू किया गया था। अनु जो पूरी तरह से तैयार होकर के लगातार नायरा को ही सजते हुए देख रही थी। वहीं नायरा जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, अनु अपना लहंगा उठा करके उसके ठीक सामने आकर खड़े होते हुए कहती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी आंखें इतनी नम नम क्यों लग रही हैं, रो रही थी क्या। नायरा जो तुरंत ही अपना सर ना मिलाते हुए कहती है, नहीं तो वो शायद वो फेस वॉश करते वक्त कुछ चला गया होगा आँख में। वही अनु जो कहती है, तुम्हारा गला भी भारी लग रहा है, कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, हम फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं ना। मैं ये सुनते ही नायरा जो अपने आंसू को और ज़्यादा रोक नहीं पाती, और जैसे ही अनुज की ये हालत देखती है वो सारे स्टाफ को रोकते हुए कहती है, मैं पेनअप करती हूँ, आप लोग जाइए यहाँ से। वही नायरा जी कहती है, नहीं आप तो ऑलरेडी लहंगा में, और आप ये सब। क्या भी अनुज को रोकते हुए समझाती है, एक्सक्यूज़ मी, मैं भी एक लड़की हूँ और मैं तुम्हारे दर्द को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें भाई के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने में डर लग रहा होगा ना। एक्चुअली वो सिर्फ दिखते अकड़ू हैं, है नहीं वो बुरे, वो बहुत अच्छे हैं, और मुझसे और उनकी मम्मा से वो बहुत प्यार करते हैं, और अगर वो तुमसे शादी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तुमसे भी प्यार करते होंगे, तुम्हें कभी बताया नहीं उन्होंने। ये सुनकर के नायरा जब अपने मन में कहती है, बताया ना कि मेरी ज़िंदगी नरक बनने वाली है, और कितना प्यार जताएंगे वो मुझसे, उनका प्यार उन्हीं को मुबारक हो। अनु जो उसको किसी ख्याल में खोया हुआ देख करके अपने हाथ को हल्का सा ऊपर की तरफ ले जा करके नायरा के चेहरे पर रखते हुए कहती है, तुम आज बहुत सुंदर लगने वाली हो, दुल्हन बन रही हो तुम। हाँ इंगेजमेंट वाली ही दुल्हन सही, लेकिन हो तो दुल्हन ना। हम दोनों की साथ में शादी होगी और फिर हम दोनों बहुत सारी मस्ती करेंगे, ठीक है। मुझे पता है तुम अपने दिमाग पर बहुत लोड ले रही होगी, पर ऐसा नहीं है, आओ मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। वही नायरा जो जाकर के चेयर पर तो बैठ गई थी, वो शीशे की तरफ देखकर अनु से कहती है, आप उन्हीं की बहन हैं। इस बात पर अनु अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ पर मैं कज़न हूँ उनकी, लेकिन कोई कह नहीं सकता, जितना वो मुझसे प्यार करते हैं लगता है कि मैं उनकी सगी बहन हूँ। इस बात पर नायरा ने बस अपने सर को हाँ मिला दिया था। वही अनु थोड़ा सीरियस होते हुए कहती है, एक और बहन थी भाई की, बहुत ही प्यारी, प्रीति नाम था। प्रीति थी मुझसे थोड़ी सी बड़ी थी, हम सब बहुत मस्ती करते थे बचपन में। भाई तो हमेशा पढ़ाई पढ़ाई करते रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रीति दी और मेरी बात भाई कभी नहीं टाला करते थे। ये बोलते हुए वो उसके मेकअप को करते हुए उससे आगे बताती है, लेकिन फिर 2 साल पहले। वो ये बोलते बोलते एकदम से रुक गई थी, क्योंकि अचानक से ही कमरे में सावित्री जी और शालिनी जो अंदर की तरफ आ रही थी। वहीं जानवी जब अपनी बेटी को इस तरह नायरा को तैयार करता देख करके उसे हल्का सा अपनी आंखों से घूरते हुए कहती हैं, क्या कर रही हो अनु, तुम्हारा कपड़ा खराब हो रहा है। अनु जो इस वक्त नीचे की तरफ बैठी हुई थी, वहीं तुरंत ही सावित्री जी भी उसको आकर के साइड में बैठाते हुए कहती हैं, तुम भी क्या काम करना शुरू कर देती हो, ये सारा काम नौकरानियाँ कर लेंगी, हमारे घर की एक लौती बेटी जैसी हो तुम। शालिनी जी इस बात पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उन्हें तो उस घर से प्यार नहीं मिला था, कम से कम उनकी भतीजी को इतना प्यार मिल रहा था, यही उनके लिए काफ़ी था। अनुजा स्माइल करते हुए कहती है, वो मेरी फ्रेंड है दादी जी, मैं उसकी मदद नहीं करा सकती, प्लीज़। तभी जानवी जो आ करके अनु के बगल में बैठती हैं और उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता अनु, मुझे तो अभी अभी बताया है गायत्री ने, ये लड़की यहाँ की नौकरानी हुआ करती थी, न जाने नौकरानी को अपनी बहू कैसे बना रही है लोग। ये सुनते ही अनु जो अपनी मॉम की तरफ देखती है और थोड़ा हैरान होते हुए पूछती है, नौकरानी,
नहीं, ये नहीं हो सकता। ये भाई की वाइफ बनने वाली हैं, नौकरानी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन तभी जानवी जो कहती हैं, हाँ मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, ज़रूर इसके साथ कुछ घपला हुआ है, जिसको छुपाने के लिए अंश अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा रहा है। बेचारा मेरा बच्चा ऐसी लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएगा, कोई क्लास ही नहीं है इसमें। इस बात पर अनुज कहती है, मॉम प्लीज़ आप सब कुछ जज करना क्यों शुरू कर देती हैं? आपको पता है ना मुझे आपका ये नेचर बिल्कुल नहीं पसंद है। और वैसे भी अब वो मेरी फ्रेंड बन चुकी है, वो जो भी हो है तो इंसान ही ना, और कितनी प्यारी है वो। इस बात पर जानवी जो कहती है, तुम्हें तो पूरी दुनिया ही प्यारी लगती है, जैसे खुद हो वैसे पूरी दुनिया को देखती हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता अगर कोई नौकरानी इस तरह से अपने बॉस के एक तरीके से अंश उसका बॉस ही लगेगा, उससे शादी कर रही है तो समझो वो किस कैरेक्टर की लड़की होगी। ना चाहते हुए भी इस वक्त नारा को सब कुछ सुनाई दे रहा था, और जैसे ही बात उसके कैरेक्टर पर आया था उसकी आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं। एक स्टाफ जो उसको रोकते हुए कहती है, मैम आपकी आंखों में काजल लगा है, प्लीज़ आप रोइए मत, वरना आंसू गिरेगा तो आपके काजल खराब हो जाएंगे, पूरा मेकअप बेकार हो जाएगा। मैं ये सुनते ही नायरा तुरंत ही अपना सर हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते हुए कहती है, आई एम सॉरी, वो मैं। अनु जो तुरंत ही खड़े होते हुए कहती है, मामा प्लीज़ जाइए यहाँ से। मैं जानवी जो अभी कुछ बोलती है, लेकिन तभी अनु को रोकते हुए कहती है, आई सर न, प्लीज़ आप जाइए। और वो आकर के नायरा के ठीक सामने चेयर पर बैठ करके उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, रोक क्यों रही हो, मना किया था ना मैंने। अच्छा रुको 1 मिनट। और वो तुरंत ही अपने फ़ोन पर किसी को कॉल करने लगती है। भैया अभी नायरा की तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही रही थी, उसके बाल का अब बन बनाते हुए उसे गजरे से अच्छे तरीके से कवर किया जा रहा था। तभी अनु जो खड़ी होती है और कमरे के एक कॉर्नर में जाकर के धीरे धीरे किसी से बात करने लगती है। मैंने कहा ना चुपचाप से आई है, मुझे नहीं पता। आप मेरी बात नहीं मानेंगे? ठीक है ठीक है, फिर बात नहीं करूँगी आपसे, जाइए कट्टी। ओ माय लवली, अच्छा ठीक है, ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी। हाँ ठीक है, आइए तो सही कम से कम। और फिर वो फ़ोन रखते हुए जाकर के नायरा के सामने बैठते हुए कहती है, अभी ना तुम बिल्कुल रिलैक्स महसूस करोगी, आई प्रॉमिस। वैसे तुमने सुबह से कुछ खाया है? ये सुनते ही नायरा जो धीरे से अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मुझे भूख लगी थी तो मैंने कुछ खा लिया था। ये सुनकर अनुजा पूछती है, पर तुम तो हमारे साथ डाइनिंग चेयर पर बैठी भी नहीं थी, कब खा लिया तुमने? देखो अगर तुम झूठ बोल रही हो ना तो अभी कुछ खा सकती हो, वैसे भी कोई शादी का रस्म थोड़ी ना है जिसमें दुल्हन को सुबह से भूखे रहना पड़ेगा। मैं कुछ मंगवाऊँ तुम्हारे लिए? इस बात को सुनते ही नायरा अपना सर ना हिलाते हुए कहती है, आप इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही है ना, वही काफ़ी है मेरे लिए, मुझे कुछ नहीं खाना। वो बार बार लगातार बस अपने हाथों को दबाते हुए अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। उसके एक हाथ के नेल्स जो उसके दूसरे हाथ पर लगातार चुभ रहे थे, जिसे स्टाफ ने तो नोटिस किया था लेकिन वो कुछ कहती नहीं। वहीं उसे खड़ा करते हुए स्टाफ जो कहती है, मैम आपको कोई कमी तो नहीं लग रही है ना? नायरा जो खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, नहीं। लेकिन तभी अनुज कहती है, अरे कमी तो लग रही है, कैसे हो तुम, दिखता ही नहीं है तुम्हें क्या, ये देखो। और फिर वो उसके चेहरे को हल्का सा पकड़ते हुए उसके लिप्स को दोनों कॉर्नर से उठाते हुए कहती है, स्माइल की कमी है तुम्हारे चेहरे पर, ऐसे रोनू सा मुंह बना करके भला कौन अपनी एंगेजमेंट करवाता है बाबा? मुझे देखो मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। अब सारे स्टाफ को बाहर जाने के लिए कह दिया था, और जैसे ही सारे स्टाफ बाहर निकली थी, कोई टक टक की आवाज़ करते हुए अंदर की तरफ पहुँचता है। और वहीं अनु जो उस आदमी को ले जाकर के नायरा के ठीक बगल में खड़ी करते हुए उन दोनों को शीशे की तरफ दिखाते हुए कहती है, देखो कितने प्यारे लग रहे हो दोनों। आपको पता है भाई, आपकी वाइफ होने वाली वाइफ बहुत ही ज़्यादा नर्वस है, प्लीज़ इसे समझाइए और इसे ना ज़ोर से एक झप्पी छप्पी दीजिए ताकि रिलैक्स हो सके। ये सुन करके अंशु अपने एक भाव में चढ़ाते हुए कहते हैं, व्हाट? मैं इसे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है सर। तुम्हें ज़रूरत है मुझे हक करने की? ये सुनते ही नायरा भी अपने चेहरे को धीरे से नाम मिला करके अपने चेहरे को नीचे झुका ली थी। वही अनुजी कहती है, अरे पूछता कौन है? इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि आपको अर्जुन जी से थोड़ा सा तो रोमांस सीखना चाहिए भाई। ये सुनकर के अंशु कहते हैं, अनु तुम मुझे उसके साथ कंपेयर मत करो, मैं जिस दिन रोमांटिक बनूंगा उस दिन उससे भी ज़्यादा रोमांटिक बनूंगा, यू डोंट नो अबाउट मी।
वही अनुजा कहती है, हाँ तो कब बनेंगे? जब बुढ़े हो जाएंगे। ऑब्वियसली यही सही टाइम है, थोड़ा सा रोमांस तो करना बनता है। अच्छा, अगर आप लोग मुझसे शर्मा रहे तो मैं कमरे से बाहर जा रही हूँ, वैसे भी मुझे बुआ से कुछ काम था। ठीक है? ओके कंटिन्यू गाइस, मैं जा रही हूँ। और ये बोल करके वो अपना फ़ोन अपने हाथ में लेती है और अपने लहंगे को संभालते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। वही अब नायरा जो अपने सिर को झुकाए ठीक शीशे के सामने खड़ी थी। अंश ने उसकी तरफ तो घूम कर नहीं देखा था, लेकिन शीशे से नायरा की तरफ ध्यान से देखने लगे थे और उनकी भी अब सांसों में थोड़ी रफ्तार आ जाती है। कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया था। नायरा बार बार इस बात को लेकर के परेशान हो रही थी कि आखिर अनु इस कमरे से निकल क्यों गई। उसे भी ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। अभी वो कुछ कदम आगे जाकर के चेयर पर बैठती और ऐसा ही उसका करने का इरादा था, क्योंकि वो इस वक्त अंश के ठीक बगल में खड़ी थी और ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। तभी अंश उसकी कलाई पकड़ते हुए धीरे से कहते हैं, परेशान क्यों हो रही हो? क्या सबको दिखाना है तुम्हें कि तुम ये शादी ज़बरदस्ती कर रही हो? ये सुनकर नायरा जी कहती हैं, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैं चिल्ला चिल्ला कर भी बताऊंगी कि मैं ये शादी ज़बरदस्ती कर रही हूँ तो क्या ये शादी टूट जाएगी? अंश अचानक ही उसको अपनी तरफ काफ़ी ज़ोर से घुमाते हैं, जिससे वो जाकर के ऑलमोस्ट अंश के सीने से लग गई थी। लेकिन फिर वो तुरंत ही अंश से दूर जाते हुए कहती है, क्या है? आप किस बात से नाराज़ हो रहे हैं? आप जो कहा है वो कर तो रही हूँ। आपके घर के रेपुटेशन बचाने के लिए मैं ये शादी कर रही हूँ, और कितना बड़ा सेक्रीफाइस आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वही अंशु नायरा के चेहरे के थोड़ा करीब झुकते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस है? तुमने मेरे बारे में सोचा है? मुझे तुम्हारी जैसी लड़की में आखिर ऐसी कौन सी दिलचस्पी आ गई जो मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ? अगर मैं ये शादी नहीं करूँगा तो तुम क्या करोगी? कहाँ जाओगी? दोबारा से उसी प्रोफेशन? जैसे जैसे ही अभी अंश ने इतना बोला था, नायरा तुरंत ही अपनी एक उंगली दिखा करके अंश को रोकते हुए कहती है, मैं उस बात को दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहती, प्लीज़। और वो तुरंत ही अपने दोनों हाथ को अंश के सामने जोड़ते हुए कहती है, भगवान के लिए एक बार मुझे समझने की कोशिश तो करिए आप। क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी बुरी हूँ? क्यों? मैं तो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। किसी बुढ़े इंसान से शादी करके अपनी ज़िंदगी नरक नहीं बनाना था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा नरक तो कहीं और ही मेरा इंतज़ार कर रहा है। मुझे लगता था लोग आखिर अपनी जान क्यों दे देते? कोई भी तो कितना बड़ा नहीं हो सकता कि लोग अपनी जान दे दे। अब समझ में आ रहा है उन लोगों का दुख। मुझे भी लग रहा है कि ऐसी ज़िंदगी से तो बेहतर मौत ही होती। काश मर गई होती मैं ये सब देखने से पहले। तभी दरवाज़ा कोई नॉक करते हुए काफ़ी धीरे आवाज़ में पूछता है, मैं अंदर आ जाऊं? अंश जैसे नायरा की बातों में पूरी तरह से खो चुके थे और वो की बातों को और ज़्यादा सुनना चाह रहे थे कि आखिर उसके दिल में और कितना दर्द छुपा हुआ है। आज उन्हें जानने का मन कर रहा था नायरा को, लेकिन तभी कोई आकर के उन दोनों के इस मोमेंट को डिस्टर्ब करते हुए नायरा को भी शांत कर दिया था। और वहीं अंश भी अपने होश में वापस आते हुए उससे दूर जाते हुए कहते हैं, अपनी आंखों के आंसू पोंछो। नायरा जो अगल बगल टिश्यू पेपर ढूंढती है, लेकिन तभी अंश अपनी हैंकरचीफ उसे देते हुए कहते हैं, ध्यान से, मेकअप खराब ना हो तुम्हारा। और वो आकर के कमरे के डोर पर टिक करके जैसे दरवाज़ा खोले थे, बाहर सेवरल जाते हुए कहता है, भाई फोटो शूट कराना था, अंदर क्या कर रहा है? तू भी मेकअप करवा रहा है क्या? ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहते हैं, हैरिश का लव बाइट नहीं मिला तुझे? अविरल तुरंत ही अपने पीछे अपना हाथ रखते हुए कहता है, भाई यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं? दोबारा से ऐसा कोई करने का इरादा तो बता दे, मैं घर जा रहा हूँ। भैया जो हल्का सा मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ निकल गए थे, जहाँ पर उनके सारे फ्रेंड्स उनका वेट कर रहे थे। जहाँ एक तरफ खुशी खुशी अंश फोटो शूट करा रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में तो अभी भी बहुत सारी उथल पुथल मची हुई थी, जैसे उनका दिल और दिमाग किसी तूफान से लड़ रहा हो। वहीं थर्ड फ्लोर से इस वक्त कोई रेलिंग से टिक करके अंश की खुशियों को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। और वो बॉटल को अपने मुंह से लगाते हुए उसके ड्रिंक को सिप करते हुए कहता है, कर ले मस्ती तू, बहुत खुश हो रहा है ना मेरी तकलीफ देख करके, लेकिन तू भी एक दिन तकलीफ में होगा और मैं उस दिन खुश रहूँगा। उस दिन मैं भी इसी तरह एंजॉय करूँगा। अंश मल्होत्रा, तू हमेशा मेरी ज़िंदगी में कलंक बन करके मेरे सामने आ जाता है,
जब भी मैं थोड़ा खुश होता हूँ ना, तेरा चेहरा देखकर हमेशा मुझे दुखी होना ही पड़ता है, क्योंकि तू हर चीज़ मेरी छीन लेता है। वो लड़की पहले मुझे पसंद आई थी, लेकिन शादी तेरी उससे हो रही है। पर कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तुझे अपने भाई की बीवी को चुराते हुए शर्म नहीं आई, तो मुझे क्यों आएगी? वो प्यारी लड़की तो सिर्फ मेरी हो सकती है। और वैसे भी तुझसे शादी करने में उसे बिल्कुल खुशी नहीं है। मैंने उसके चेहरे पर देखा है कितना परेशान है वो तब से। मल्होत्रा मैंशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। चारों तरफ लाइट्स, और जैसे ही अभी अंधेरा होना शुरू हुआ था, स्काई शॉट्स आसमान में छाना भी शुरू कर दिए थे। जैसे आज पूरी मुंबई को पता चलने वाला हो कि मल्होत्रा खानदान में एक बहुत ही बड़ा फंक्शन है और अब फाइनली एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू होती है। अनु जो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाए हुए अर्जुन के हाथ की तरफ रखती और धीरे से स्टेज पर चढ़ जाती है, वहीं अब बारी नायरा की स्टेज पर चढ़ने की थी और सारे लोग अंश मल्होत्रा की शादी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गॉसिपिंग कर रहे थे। मीडियाज के बिजनेस पार्टनर्स जो कि अंश के साथ कभी काम किया करते थे, पूरा शहर इस शादी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन ये दो कपल जो कि अंदर ही अंदर अपनी परेशानियों से जूझ रहे थे। जैसे ही अभी नायरा पूरी तरह से स्टेज पर चढ़ती, पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे हाथ बढ़ाइए ना भाभी। यह नितिन ने बोला था। वहीं कृष इस बात पर अपना हाथ जो कि जोर से क्लैप करते हुए कहता है, यस। अर्जुन भी धीरे से अंश से कहता है, उसे ऊपर ले, थोड़ा तो रोमांटिक बन। वही अंश एक बार अर्जुन की तरफ घूरते हैं और फिर नायरा की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहते हैं, हाथ दो। लेकिन नायरा ने अपने दोनों लहंगे को ही इस वक्त पकड़ा हुआ था और वो धीरे से अपनी निगाहों को उठाकर अंश की तरफ देखती है और फिर उनकी बातों को पूरी तरह से अवॉइड कर देती है। अब इससे तो अंश की बेइज्जती हुई थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते। लेकिन जैसे ही अभी नायरा पूरी तरह से स्टेज पर चढ़ी थी, अंश ने इतने झटके से उसकी कलाई को ज़बरदस्ती पकड़कर अपनी तरफ खींचा था कि वो ऑलमोस्ट जाकर के अंश से चिपक गई थी। और जैसे ये मूवमेंट सारे लोगों को दिखता है, सारे लोग हूट करना शुरू कर चुके थे और दोबारा से स्काई शॉट से पूरा आसमान भर जाता है। वहीं पंडित जी जो कुछ मंत्र पढ़ते हुए अंगूठी की रस्म को शुरू करते हैं। दूल्हा दुल्हन की फैमिली जो कि आकर के खड़ी हो गई थी, एक तरफ अर्जुन की फैमिली और वहीं दूसरी तरफ अनु की फैमिली। और अंश के साथ भी ऐसा ही होता है। एक तरफ सावित्री जी, जयचंद्र जी आकर के खड़े हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ खड़े होने के लिए कोई भी नहीं था। पंडित जी दोबारा से रिपीट करते हुए कहते हैं, दुल्हन के परिवार वालों को बुलाइए। जयचंद्र अभी कुछ बोल पाते, लेकिन तभी अंश कहते हैं, इसके फैंस का परिवार मैं ही हूँ और मैं इसके साथ खड़ा हूँ, आप रस्म शुरू करिए। ये बात बहुत दूर तक तो नहीं सुनाई दी थी, लेकिन अंश जो कि जैसे ही बात बोले थे, कृष और अर्जुन इस बात को सुनकर के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। और स्पेशली कृष तो बहुत ही ज़्यादा। वो तो अपने चेहरे के बस अंश को ही देखे जा रहा था कि आखिर अचानक से उसके बॉस को हो क्या गया। तब नितिन जो आकर के धीरे से उसके चिन पर अपना हाथ रखता है और उसके मुंह को बंद करते हुए कहता है, मुंह खोल खोल के क्या देख रहा है? वहाँ कोई भी ऐसी सुंदर नारी नहीं है। अगर लड़कियां ताड़ना तो पीछे देख, क्या सही सही आइटम्स आई हैं यार। कृष तुरंत ही अपने एल्बो से नितिन के पेट पर मारते हुए कहता है, ये मेरे बॉस की फैमिली है और उनके आए हुए गेस्ट हैं। तुम जैसे घटिया नज़र वालों से मुझे उनकी फैमिली और उनके गेस्ट को बचाना ही होगा। तभी कृष के ठीक बगल में मानव जाकर खड़े होते हुए कहता है, भाई तुझे सिंगल रहना है तो तू रह, मैं तो जा रहा हूँ अपने लिए एक सोनी कुड़ी पटाने। शालिनी जी भी जैसे ही अपनी बेटी की बात सुनी थी, वो इस वक्त स्टेज के नीचे तो खड़ी थी, लेकिन ये सुनते ही वो स्टेज पर चढ़ती है और नायरा की साइड से आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देख करके जयचंद और सावित्री जी तुरंत ही उनको नीचे उतरने का इशारा करते हैं, लेकिन वो सुनती नहीं। वहीं अब एक एक तरफ से अंगूठी पहनाया गया था। अर्जुन और अनु जो बहुत ही वहीं अनु जो धीरे से ले जा करके अपने हाथों में रिंग को अर्जुन के हाथ में पहनाते हैं, लेकिन अब बारी अर्जुन की अनु को रिंग पहनाने की थी और वो अनु को पहनाते पहनाते अपना हाथ पीछे कर ले रहे थे और अपनी मम की तरफ देखते हुए कहते हैं, आर यू श्योर मुझे इससे शादी करनी चाहिए? आपको नहीं लगता ये अभी बच्ची है? वही अनु जी कहती है, अरे मैं 24 की हो गई हूँ, बच्ची नहीं हूँ मैं। वही इस बात पर पीछे से जानवी जी जो कहती है, अभी तुम सिर्फ 23 की हुई हो। वही अनु जी कहती है, 1 साल एक्स्ट्रा बताइए ना, वैसे भी इनको कौन सा मेरी बातों पर भरोसा करना है, सारे लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं मेरे ऊपर, पहनाइए। वही अर्जुन जी कहते हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हाइट बढ़ना शायद भूल गई है। उसे बोला नहीं आपने कि आप 23 की हो गई हो और लगती आप सिर्फ 16 साल की हो। तभी अनु जो पीछे मुड़ते हुए कहती है, भाई परेशान कर रहा है। अर्जुन तुरंत ही उसके रिंग फिंगर में रिंग पहनाते हुए कहता है, अरे मैडम आप भी क्या बातें बातों में नाराज हो जाते हैं। सब लोग हंसते हुए उन दोनों के लगातार फोटोज क्लिक करने लगे थे। वहीं जानवी जी जो उन दोनों को आशीर्वाद देती हैं और उसके साथ ही गायत्री जी और उनके हस्बैंड भी। अब बारी अंश और नायरा की एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करने की थी, लेकिन इन दोनों ने तो 2 ही सेकंड में एक दूसरे को रिंग पहना दिया था और दोनों के चेहरे पर जरा भी स्माइल नहीं थी। अब वीडियो शूट होना शुरू होता है। फ्लावर ब्लोअर मशीन भी अब पूरी तरह से ऑन कर दिया गया था। चारों तरफ से अब आसमान में फ्लावर जो जाते जाते नीचे की तरफ गिरते हुए चारों कपल्स को बहुत ही प्यार से फ्लावर की शावर दे रहे थे। लेकिन अंश जो कि तुरंत ही स्टेज से नीचे उतरने लगते हैं और उनके साथ ही नायरा भी। लेकिन जैसे ही अभी वो दोनों नीचे की तरफ उतरे थे, सारे मीडियाज के लोग जो कि उन्हीं दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन अंश के बॉडीगार्ड्स ने उन सबको रोक दिया था अंश के इशारे पर। नायरा किन्हीं भी सवाल का जवाब नहीं देना पसंद कर रही थी और आसपास के सारे लोग उसे क्वेश्चन भरी निगाहों से देख रहे थे, जिससे वो बिना देरी किए तुरंत ही मेंशन के अंदर निकल गई थी और अंश भी मेंशन के अंदर उसके पीछे पीछे चले गए थे। अभी मेंशन जो पूरी तरह से खाली था, लेकिन ये शायद नायरा की गलत फहमी थी। अंश अभी मेंशन के अंदर पहुंचे थे कि तभी पीछे से नितिन जो आकर के अंश को रोकते हुए कहता है, कहाँ अंदर जा रहा है? अरे यार इतना हैंडसम लग रहा है, कुछ फोटोज क्लिक कर लें। अंश कहते हैं, कितना फोटोज क्लिक करना है, शाम को फोटो शूट तो हुआ है ना पूरा। तभी वो कैमरामैन को बुलाते हुए कहता है, आप इधर आइए, ये अकड़ इंसान हमारे साथ तो कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन हम इसके बेस्ट फ्रेंड हैं, ये समझ में तो आना चाहिए ना, जब पूरी दुनिया को हम इसके साथ अपना फोटोज दिखाएंगे। वहीं अंश कहते हैं, तुम सबको नौकरी चाहिए ना, और नितिन तुझे? वहीं नितिन जो कहता है, मुझे तो तेरी कंपनी में काम करना है, प्लीज़ प्लीज़ भाई, मैं दोबारा से कभी भी ड्रिंक करके ऑफिस नहीं आऊँगा, आई शपथ। वहीं जो कहते हैं, हाँ ठीक है अभी हटो यहाँ से। बार बार पीछे की तरफ मुड़ कर देख रहे थे, लेकिन उनके तीनों दोस्त जो उनको पीछे मुड़ने ही नहीं दे रहे थे। नायरा जो अब उनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी, जिसके लिए वो थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन फिर वो उन तीनों की बात मानते हुए 3-4 सेल्फीज क्लिक करते हुए कहते हैं, हो गया अभी निकलो यहाँ से। वहीं अविरल जो कहता है, वैसे यहाँ पर बड़ी हरियाली है, देखा तूने? अंशों से घूरते हुए कहते हैं, खबरदार जो किसी के साथ ऊट पटांग बातें की तो यहाँ पर बहुत रेपुटेशन है मेरी, और यहाँ पर आई हुई सारी लड़कियाँ ना सैंडल से मारती हैं अगर उनके साथ बदतमीजी करो तो। वहीं हंसते हुए अविरल जो नितिन और मानव के साथ बाहर जाते हुए कहता है, अरे कोई नहीं, सुंदर लड़कियों के लिए सैंडल भी खा लेंगे हम, वैसे ही काफ़ी भूख लगी है हमें। ये बोलते हुए वो तीनों तो निकल गए थे। वहीं अंशु पूरी तरह अपने मेंशन को चारों तरफ से देखते हुए कहते हैं, ये कहाँ गई? वो भी सीढ़ियाँ चढ़ते, लेकिन तभी नीचे से उन्हें कुछ आवाज़ आ रही थी और जैसे ही वो आवाज़ को फॉलो करते हुए उस तरफ पहुंचे, नीचे से आवाज़ आने पर तुरंत ही अंश स्टेयर से नीचे की तरफ उतरते हैं और उसी आवाज़ को फॉलो करते हुए एक कमरे के ठीक सामने पहुंचते हैं, जहां से एक लड़की की काफ़ी तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अंश ने बिना कुछ सोचे समझे उस कमरे को काफ़ी झटके से खोला था और अंदर का नज़ारा देखकर अंश की आंखों में खून उतर आया था। उनकी आंखों के सामने का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। सम्राट जो इस वक्त नायरा का हाथ पकड़े अपने घुटनों पर बैठे हुए उसे लगातार कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, और वही नायरा जो काफ़ी परेशान होते हुए लगातार अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई थी। तभी अंश आकर के सम्राट को देखते हुए कहते हैं, खटिया होने की भी एक हद होती है, इतना कैसे गिर गए तुम? अभी अभी एंगेजमेंट हुई है इसकी, वो भी तुम्हारे अपने ही भाई के साथ, शर्म नहीं आ रही? इस बात पर सम्राट जो खड़े होते हुए कहता है, तुझे भी ये बात अच्छे से पता है कि मैं इसे पसंद करता था, मेरी शादी इससे होने वाली थी, तुझे शर्म नहीं आई इससे शादी करते वक्त? अंश पहले तो उस हाथ की तरफ देखते हैं जो कि अभी भी सम्राट और नायरा एक दूसरे के पकड़ रखे थे, जिससे तुरंत ही अंश उसका हाथ छुड़ा करके सम्राट को पीछे की तरफ सीने से धक्का देते हुए कहते हैं, जिसकी डेस्टिनी में जो था उसे मिल गया, नहीं थी ये लड़की तेरी किस्मत में तो मैं क्या करूं? और अगर होती भी तो कौन सा बड़ी इज्जत कर लेता इसकी? अगर तू वाकई इससे प्यार करता तो ये तुझे मिल जाती। वह इस बात पर सम्राट जो हंसते हुए पूछते हैं, और बोल तो ऐसे रहा है जैसे तू बहुत प्यार करता है इससे, बहुत प्यार करता है ना इससे, बोल दे। क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? बता ना कि तू उससे बहुत प्यार करता है। वही जो सम्राट का कॉलर पकड़ते हुए उनके चेहरे को अपने करीब लाते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ,
खबरदार जो इस बारे में और बकवास की तो। भाई सम्राट जब पूछते हैं क्यों प्यार नहीं करता अपनी होने वाली बीवी से, अरे वो तो तेरी मंगेतर है, लेकिन शादी क्यों कर रहा है फिर जब प्यार नहीं करता तो? ओ तो पसंद करता है उसे। नैरज ये सब सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। अभी वो जैसे कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन सम्राट उसको रोकते हुए कहते हैं, अरे सुनती तो जाओ, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुमसे कितना प्यार करता है। क्या हुआ, बोलना अंश। बहुत प्यार करता है उससे? बहुत बहुत प्यार करता है ना? वही अंश काफ़ी झटके से उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहते हैं, बहुत हो गया बकवास। प्यार करूँ ना करूँ लेकिन इज्जत करता हूँ। उसके बिना मर्जी के उसके करीब आने की कोशिश नहीं करता हूँ। उसके बिना मर्जी के कभी भी उसे अपनाने की कोशिश नहीं करूँगा। और एक और बात मिस्टर सम्राट मल्होत्रा, कीमती चीज़ों को संभालना कोई मामूली बात नहीं होती, और कीमती चीज़ उसी के हाथों में आती है जो उसकी कीमत समझता है और उसके साथ ही उसकी इज्जत और उसे संभाल कर रखना जानता है। बाकी तू बैठकर अपनी किस्मत पर रो। वही वो जैसे पीछे मुड़कर नायरा की तरफ देखे थे, उसकी आंखों में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आंखों की बातों से ही अंश को टॉन्ट मारने की कोशिश कर रही है। अंश ने सम्राट के सामने ये सब कुछ बोल तो दिया था, लेकिन उन्हें भी पता था कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। वो नायरा का हाथ पकड़ते हुए उसे काफ़ी ज़बरदस्ती खींच करके अपने कमरे की तरफ लाने लगे थे। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते नायरा रुकते हुए कहती है, किसके बारे में बात कर रहे थे आप? इज्जत करते हैं? किसकी इज्जत करते हैं? बताइए ना मिस्टर मल्होत्रा, किसकी इज्जत करते हैं आप? अंश पीछे मुड़कर नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, बहस मत करो मुझसे, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत ऑफ हो रखा है, खामखा मेरे गुस्से की शिकार बन जाओगी। मैं नायरा जी कहती है, और कर भी क्या सकते हैं आप गुस्सा करने के अलावा? अंश उसको खींच कर अपने कमरे में लेकर आते हैं और दरवाजे को अंदर से लॉक करते हुए कहते हैं, तो क्या करता? हाँ, उसके सामने बोल देता कि मैं तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं करता हूँ, ताकि वो तुम्हारी इज्जत लूटने के पीछे पड़ जाता। फिर क्या करती तुम? उसकी नीयत बहुत खराब है तुम पर, और इसीलिए कहता हूँ दूर रहा करो उससे। मैं इस बात पर नायरा जो पीछे जाकर काउच पर बैठते हुए कहती है, कम से कम उनकी नीयत का पता तो चल रहा है कि वो खराब है। आपको तो समझ ही नहीं आता है क्या चीज़ आप? एक पल में मुझे मारने के लिए अपने गन मेरे सर पर तान देते हैं, और फिर सबके सामने मेरी इज्जत बचाने के लिए मुझसे शादी का ढोंग करते हैं। मुझे सम्राट से बचाने के लिए मुझे कमरे में बंद कर दिया, और फिर कहते हैं बहुत नफरत करता हूँ तुमसे। मुझे लगता है ना आप जैसा कंफ्यूज्ड प्राणी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। कम से कम अगर नफरत करते हैं तो उस पर स्टैंड बाय रहिए ना। कम से कम बोलिए तो सही कि हाँ नफरत करता हूँ। और नफरत करने के लिए ना नफरत वाकई में करना पड़ता है। माना कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना जल्दी पिघलना शुरू कर देंगे मिस्टर मल्होत्रा। सुनते हैं जो एक चेयर को ले जाकर किनारा के ठीक सामने रखते हैं और उसके सामने आकर बैठते हुए कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, तुमने अभी अभी क्या बोला कि मैं तुम्हारी खूबसूरती से पिघल रहा? ओह रूप सुंदरी, इस गलत फहमी में तो तुम जीना मत। आस पास तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां मक्खी की तरह भिन भिनाती हैं मेरे। खूबसूरती से पिघल रहा हूँ मैं इनके। 8वां अजूबा हो क्या तुम? मिस यूनिवर्स बन गई हो? वही नायरा जो आराम से बैठते हुए कहती है, पता नहीं, पर मुझे लग नहीं रहा कि आप ज़्यादा दिन तक मुझसे नफरत कर पाएंगे। जैसे अंश ये सुने थे, वो अभी तो अपनी जगह से खड़े हुए थे, लेकिन फिर से वो नायरा के सामने आकर अपनी एक उंगली उसको दिखाते हुए कहते हैं, देखता हूँ कौन किसके प्यार में पहले पिघलता है। क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारी टोन बदल रही है ना मेरे साथ, मुझे लग रहा है कहीं तुम्हें मुझसे अट्रैक्शन ना हो जाए। वैसे भी लड़कियां ज़्यादा देर तक मुझसे खुद को बचा कर रख नहीं पाती, कॉन्फेस कर ही देती हैं कि वो मेरे प्यार में पागल हो गई हैं, और बहुत जल्द ये तुम खुद करने वाली हो। ये सुनते ही नायरा जो पूरे आकार में खड़े होते हुए कहती है, मैं और आपको ये कॉन्फेस करूँगी? हाँ, मेरी तो जुत्ती आपको ना कॉन्फेस करे कि वो आपसे प्यार करती है। बड़े आए ड्रामेटिक बिल्ले। अंश उसकी बात को सुनते हुए उसके कंधे पर हाथ टपटपाते हुए कहते हैं, क्या बोला? लेकिन नायरा जो नहीं सुनती और बस खिड़की की तरफ देख ही रही थी कि तभी अंश दोबारा से उसके कंधे पर टैप करते हुए कहते हैं, क्या कहा है अभी तुमने मुझे? नायरा जो पूरे अकड़ में पीछे मुड़ते हुए कहती हैं, ड्रामेटिक बिल्ले हैं आप। दोनों आंखें छोटी करके नायरा की तरफ हल्का सा बेंड होते हुए कहते हैं, मैं ड्रामेटिक बिल्ला? जस्ट नेवर कॉल दिस। कितना घटिया नाम दिया तुमने मुझे। वही नायरा जी कहती है, हाँ ड्रामे तो करते रहते हैं ना हमेशा।
कभी आपको गुस्सा करना होता है, कभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक बन जाते हैं, कभी कि तभी अंश उसकी कलाई पर धीरे से अपने हाथ रखते हुए कहते हैं, रोमांटिक कब बना मैं तुम्हारे साथ? नायरा की अचानक ये लफ्ज़ जो कि उसके ऊपर ही भारी पड़ गए थे, वो हल्का सा पीछे होते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कभी बहुत ज़्यादा अकड़ू बन जाते हैं और कभी कभी थोड़ी बहुत परवाह भी कर लेते हैं। वही अंश जैसे उसके बहुत ज़्यादा करीब पहुंचता है, नायरा जो घबराते हुए कहती है, मुझे मुझे यहाँ से जाना है, मुझे प्यास लग रही है, गला सूख रहा है। अंश उसकी हरकतों को नोटिस करते हुए धीरे से उसके घूंट को अटकता हुआ देख कर कहते हैं, क्या बात है, मेरा रोमांटिक वर्जन देखने का बहुत मन कर रहा है तुम्हें? नायरा जो जल्दी जल्दी अपना चेहरा नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं 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 तो मैंने कब कहा ऐसा कुछ है, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप बदलते रहते हैं मौसम की तरह। वही अंशु उसकी गर्दन के पास धीरे से अपने थंब को रब करते हुए कहते हैं, प्यास लगी है। नायरा धीरे से अपनी पलकें झपकाते हुए कहती है, हाँ बहुत देर हो गया पानी नहीं पीऊँ, गला खराब हो रहा है मेरा। देखिए खांसी भी आ रही है। अंश उसको नाटक करते हुए देखते हैं और फिर उसका गाल खींचते हुए कहते हैं, तुम्हारा क्या नाम तुम्हें? नायरा जो इनोसेंट बनते हुए कहती है, मेरा कोई नाम देने का ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम तो सीमा ही बहुत अच्छा। तभी अंश उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहते हैं, क्या ये क्या नाम है, ये क्या नाम बोला अभी तुमने, सीमा? ये किसका नाम है? अब नायरा को हिचकी आना शुरू हो गई थी, न जाने क्यों, और वो हिचकी लेते हुए कहती है, मुझे भी नहीं पता। वही अंश कहते हैं, तुमने अभी खुद कहा है सीमा, ये किसका नाम है? नायरा की जैसे ही झूठ पकड़ाता था उसे हमेशा से हिचकी आना शुरू हो जाता था और वो दोबारा से हिचकी लेते हुए कहती है, नहीं पता मुझे, पानी पीना है, लगता है कोई याद कर रहा है। आज रोज का गाल खींचते हुए कहते हैं, मुझे झूठ से नफरत है, अगर कोई नया झूठ मेरे सामने आया ना, रोमांटिक वर्जन का पता नहीं, लेकिन मेरा डेंजरस ऑरा बहुत जल्द देखोगे तुम। और ये बोलते हुए उनकी नज़र, उनका चेहरा नायरा के बहुत करीब आ चुका था। वो जैसे ही दोबारा से हिचकी लेती है, अंशु से अलग होते हुए कहते हैं, जाओ जग रखा है पी लो पानी। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और कैसी होगी नायरा और अंश की शादी। जब पता चलेगा अंश को नायरा के असली नाम के बारे में तो क्या होगा उनका रिएक्शन। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए शादी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।